ओके, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 का तीसरा पाठ बहुपद के सवाल देखने वाले हैं, जिसमें से कि हम लोग प्रश्न संग्रह 3.3 के प्रश्न देखने वाले हैं। और इसके पहले पिछले एक्सरसाइज में आपने भाग देने का एक पारंपरिक तरीका देखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक नई विधि से भाग देंगे, जिसको हम बोलते हैं संश्लेषात्मक भाग विधि। आपको इस प्रश्न संग्रह का पहला सवाल है, 2m का वर्ग ऋण 3m धन 10 इस भाज्य में m ऋण 5 इस भाजक से भाग देना है और हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ये हमारा भाज्य है, 2m का वर्ग ऋण 3m धन 10। महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो भाज्य है इसका गुणांक रूप आपको ध्यान में आना चाहिए। इसका गुणांक रूप इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ये कि भाज्य का गुणांक रूप आपको लिखना है। मतलब घाते 2 का गुणांक 2, घाते 1 का गुणांक ऋण 3 और यहाँ पे आपको घाते 0 है, जिसको हम अचर पद भी बोलते हैं, और उसका गुणांक धन 10। और जो आपका भाजक है यम ऋण 5, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ऋण 5 है, इसकी विपरीत संख्या पर विचार करना है। ऋण 5 की विपरीत संख्या। तो बच्चों ऋण 5 की विपरीत संख्या क्या होगी? धन 5। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना है। ऋण 5 की विपरीत संख्या धन 5। अगर यहाँ पे धन 5 होगा तब आपको यहाँ पे ऋण 5 पे विचार करना होगा। अब आपको केवल करना क्या है, इस तरह से आपको एक टेबल जैसा बनाना है और केवल इन गुणांकों को लिखना है। 2, थोड़ा दूरी बना करके ऋण 3, थोड़ा दूरी बना करके 10, और ये जो विपरीत संख्या भाजक में मिला है अचर पद का, वो यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें नियम ये है, कोई थोड़ा विधि अलग है इसलिए आपको ध्यान में लेना होगा, है बहुत आसान। यहाँ ये जो पहला गुणांक है इसको एज इट इज हम उतार लेते हैं। ध्यान दो, पहला गुणांक को एज इट इज हमने उतार लिया। अब इसके बाद इस 5 का इस 2 में गुणा करेंगे। याद रखो, इस 5 का इस 2 में गुणा करो और जो आया उसको यहाँ पे लिखो। 5 दूनी 10। अब इन दोनों पर विचार करो, ये धन है ये ऋण है, चिन्ह अलग अलग है, मतलब हमें घटा देना है। 10 में से 3 घटाएंगे 7, और बड़े वाले का चिन्ह प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सेम प्रक्रिया आगे भी करना है। हमने यहाँ पर क्या किया था कि इसका इसमें गुणा किया, जो आया वो यहाँ लिखा। सेम प्रोसेस आगे बढ़ाना है। इसका अब इसमें गुणा करना है। 7 पचे 35, और इन दोनों को अगर चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लास्ट में आपको आया 45। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पद आपको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर ये जो पद है इन्हीं को हम बोलते हैं भागफल। लेकिन चूंकि भाज्य को हमने किस रूप में लिखा था? गुणांक स्वरूप में, इसलिए हमारा भागफल भी जो आ रहा है वो गुणांक स्वरूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भागफल का गुणांक रूप हमें क्या प्राप्त हुआ? 2,7। अब इसी को हमें सामान्य रूप में लिखना है।
या कहिए कि घातांक स्वरूप में लिखना है, भागफल का घातांक रूप। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना, अक्सर गलती होने का बहुत चांसेस होता है कि जब हम घातांक रूप लिखते हैं मतलब हम चरांक का इस्तेमाल करते हैं। तो पद यहाँ पे कितने हैं? 2, तो सबसे बड़ा घात कितना होगा? 1। तो यहाँ पर 2, जनरली हमारी हैबिट होती है x का वर्ग या x का घन लिखने का प्रयास करते हैं, पर याद रखो यहाँ चरांक क्या यूज किया गया है? यम, इसलिए आपको यहाँ पे 2 यम लिखना है। और 2 पद है इसलिए बड़ा घात क्या होगा? 1 होगा, तो 2 यम धन 7। और यहाँ पर ये जो लास्ट में बचा है जिसको मैंने बोला एक महत्वपूर्ण घटक आपको प्राप्त हुआ है, ये आपका शेषफल होगा तथा शेषफल बराबर 45। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस सवाल को किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, खाली आपको ध्यान क्या देना है कि ये भाजक जो है उसमें जो अचर पद है उसका अपोजिट नंबर लेना है। अगर ऋण में है तो धन, धन में रहेगा तो ऋण, और जो भाज्य है उसका गुणांक रूप लिखना है आपको। याद रखो गुणांक रूप लिखते समय अगर कोई पद नहीं है तो उसका गुणांक हम 0 लिखते हैं। उसके बाद ये मेथड ध्यान देना कि पहला पद ऐसे ही उतार लेते हैं, फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करके यहाँ, फिर इन दोनों का अगर चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें करके यहाँ, फिर अगेन वही प्रक्रिया। तो ये जो लास्ट में बच रहा है ये आपका शेषफल प्राप्त होता है, और जो शुरू में रहता है वो भागफल होता है लेकिन गुणांक स्वरूप में। ठीक है, ओके। तो जैसा कि बच्चों आपने पहला सवाल देखा, ठीक इसी तरह दूसरे सवाल के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये आपका भाज्य है। इस पिछली सवाल में आपको केवल 3 पद थे भाज्य में, इस बार आपको 1 2 3 4 5 कुल 5 पद हैं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेथड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं भाज्य क्या है? x घाते 4 धन 2x का घन धन 3x का वर्ग धन 4x धन 5। तो अब आपको क्या महत्वपूर्ण बात है, इसका गुणांक स्वरूप लिखना है। इसका गुणांक स्वरूप क्या होगा? देखो घाते 4 के बगल में क्या है गुणांक? 1, कॉमा घाते 3 का 2, घाते 2 का 3, घाते 1 का 4 और घाते 0 अर्थात अचर पद 5। ये गुणांक स्वरूप हो गया। और जो आपका भाजक है, भाजक यहाँ पे क्या है? x प्लस 2। तो हमें क्या विचार करना होगा? ये जो भाजक है x प्लस 2, इसमें जो अचर पद है धन 2, इसकी विपरीत संख्या पर विचार करना होगा। इसकी विपरीत संख्या, यहाँ धन 2 की विपरीत संख्या क्या होगी? ऋण 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चूक नहीं होना चाहिए। पिछले सवाल में यहाँ ऋणात्मक नंबर था तो हमने वहाँ धनात्मक पर विचार किया था। इस बार धनात्मक है तो हम ऋणात्मक पर विचार करेंगे, और उसके बाद स्टेप आपको वैसे ही रहेगा। इस तरह से लाइन खींच दिए, और ये जो गुणांक स्वरूप है इनको यहाँ लिख दिए। ये थोड़ा दूरी बना करके लिखना है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम 12,345 लिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। अगर आपको लिखते समय ऐसा लगे कि ये छोटा हो गया है, आप इसको इत्मीनान से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो विपरीत संख्या ऋण 2 था वो यहाँ हमने लिख दिया। इसके बाद क्या ध्यान देना है? पहला वाला ऐसे ही उतार लेंगे हम, फिर इसका इसमें गुणा, 2 का 1 में गुणा 2। जरा सावधानी ये रखना है, ऋणात्मक संख्या है तो 2 का 1 में गुणा 2, लेकिन इस ऋण का धन में गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा। याद रखो यहाँ बड़े का चिन्ह हम नहीं लगा रहे हैं, जब हम जोड़ते घटाते हैं तब हम बड़े का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन जब हम गुणा कर रहे हैं तो हम दोनों चिन्हों का गुणा करने में जो चिन्ह आता है वो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा तो आपको 0 आ जाएगा, और 0 का कोई चिन्ह नहीं, इसलिए विचार करने की जरूरत नहीं कि चिन्ह क्या लगाएं। फिर इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, इस ऋण 2 का गुणा 0 में, अगेन जब 0 का गुणा करेंगे तो हमेशा आपको 0 ही आएगा, और उसका चिन्ह पर विचार करने की जरूरत
नहीं। हाँ, 3 और 0 को आप जोड़ोगे, यहाँ पे 3 मिलेगा। अब फिर से आगे वही प्रक्रिया, 3 का गुणा 2 में 6, लेकिन इस धन का गुणा इस ऋण में करोगे तो ऋण। अब एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। देखो, चिन्ह के प्रति बहुत सावधान आपको रहना है, नहीं तो एक जगह भी चूक होगा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब फिर से इस 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, ऋण का गुणा ऋण में किए तो यहाँ धन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 और 4 जोड़ोगे तो 5 4 9। अगेन आपको जैसे ध्यान में होगा पिछले सवाल में जो लास्ट स्टेप में हमको पद प्राप्त होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट घटक प्राप्त हुआ। एक्चुअली यही क्या कहलाएगा, शेषफल। तो शेषफल आपको तुरंत मिल गया। और ये जो आपको हिस्सा प्राप्त हो रहा है, ये हिस्सा क्या है, भागफल। लेकिन वो भागफल का क्या है, गुणांक रूप। तो गुणांक रूप जो है आपको भागफल का क्या प्राप्त हुआ, 1, 0, 3, ऋण 2। लेकिन हमें तो घातांक रूप में लिखना है, तो आप घातांक रूप में कैसे लिखेंगे, देखो कुल 1 2 3 4 पद हैं। अगर 4 पद हैं, इसका मतलब बड़ा घात कितना लेना होगा, 3, उससे 1 कम। और चरांक क्या इस्तेमाल करना होगा, जो प्रश्न में इस्तेमाल हुआ है, मतलब x घाते, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x घाते 3, क्योंकि 4 पद है ना, x घाते 3, उसका ये गुणांक है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। धन 0 x घाते 2 धन 3x ऋण 2। इसी को अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको देखो ये वाला पद लिखने की आवश्यकता नहीं, तो आपको अल्टीमेटली जवाब क्या मिलेगा, x घाते 3। ये पद नहीं लिखना है क्योंकि इसका गुणांक 0 है, 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। धन 3x ऋण 2। तो इस तरह से आपको भागफल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो सेम वही सवाल है, खाली इसमें कई पद हो गए थे इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मेथड और स्टेप्स ध्यान में रखना है। अभी आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, तो बच्चों अभी हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। यहाँ पे भाज्य y घाते 3 ऋण 216 है और भाजक y ऋण 6। यहाँ थोड़ा आपको सावधानी रखना होगा, ये जो भाज्य है y घाते 3 ऋण 216, इसका गुणांक रूप क्या होगा। देखो, यही चीज को आप कैसे लिखते हो, जनरली अगर गुणांक रूप में व्यक्त करना है तो सभी पद दिखाई देने आवश्यक है। तो उसके लिए इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, y घाते 3, फिर y घाते 2 का नंबर लगता है। पिछले 2 सवाल में ये प्रॉब्लम नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान देना है, y घाते 2 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 y घाते 2 धन, फिर y घाते 1 का नंबर लगता है, वो भी नहीं है, तो उसको लिखेंगे 0 y घाते 1। घाते 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर घाते 0 या अचर पद जो कि यहाँ उपस्थित है उसको लिख दिए हम। ठीक है, अब इसका गुणांक रूप लिखने में आपसे गलती नहीं होगी। अब इसका गुणांक रूप क्या हो जाएगा, देखो घाते 3 का गुणांक नहीं दिख रहा है, मतलब 1, फिर 0, फिर 0, फिर ऋण 216, ये हो गया गुणांक स्वरूप। और जो भाजक है, भाजक क्या है, y ऋण 6। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है, इस ऋण 6 की विपरीत संख्या, ऋण 6 की विपरीत संख्या क्या हो जाएगी, धन 6 पर विचार करना है। अब पुनः आपको उसी तरह से आगे बढ़ना है। एक धन 6 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और ये जो गुणांक स्वरूप है उसको यहाँ लिख देते हैं हम 1 पर दूरी बना करके लिखना है। ये विशेष ध्यान देना है, जगह की समस्या नहीं होगी क्योंकि आपको एक पूरा पेज मिलेगा, तो इसलिए दूरी बना करके ही लिखना है। अब उसके बाद क्या ध्यान देना है, पहला पद ऐसे ही उतार लिए। अब इस 6 का गुणा 1 में किए 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 6 6 36,
36 में जोड़ेंगे 36, फिर 6 का 36 में गुणा करोगे, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ध्यान दो, ये धन है ये ऋण है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ ये धन है ऋण है, घट जाएगा, क्या आएगा 0, और ये जो 0 आया यही आपका क्या कहलाएगा शेषफल। और ये जो दिखाई दे रहा है ये नंबर्स क्या है भागफल का गुणांक रूप 1, 6, 36। लेकिन इसका घातांक रूप हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना, हमेशा चरांक y इस्तेमाल करना है इस सवाल में। तो 1 y घाते कुल कितने पद हैं 3 पद हैं, मतलब बड़ा घात आपको क्या लेना है 2। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 पद थे, तो बड़ा घात कितना था 3। तो वैसे अगर 3 पद हैं तो बड़ा घात क्या लेना है 2। उसके बाद धन 6 है तो धन 6 लिखना है, y घाते 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाद में धन 36 और यहाँ शेषफल कितना आया 0। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, तो बच्चों अभी हमने 3 सवाल इस तरह से देखा, एक सवाल और इस एक्सरसाइज में बच रहा है। ये भाज्य है, ये भाजक है, पर यहाँ एक छोटी सी बात आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रश्न में आपको घुमाने का कोशिश किया गया है। देखो घाते 4, घाते 3, उसके बाद कौन दिख रहा है घाते 1, फिर कौन दिख रहा है घाते 2। इसको आपको सावधानी से ध्यान देना है। ये जो भाज्य है इसको ऐसे न लिख करके इसको मानक रूप में लिखना आवश्यक है। आपको ध्यान में होगा, आपको मानक रूप में लिखना है 2x घाते 4 धन 3x का घन, इसके बाद घाते 3 के बाद घाते 2 वाला ऋण 2x का वर्ग धन 4x। ठीक है, अब इसमें अचर पद नहीं है, मतलब उसको आप लिख सकते हो धन 0। तब इसका गुणांक रूप क्या हो जाएगा घाते 4 का गुणांक 2, फिर घात 3, फिर ऋण 2, फिर 4, और इसको भूलना नहीं है, नहीं तो ये खतरा करता है, ये आप समझ ही नहीं पाते हो। अब ये नहीं है तो क्या करूं, नहीं है तो 0 लिखो। ठीक है, और भाजक यहाँ क्या है x धन 3। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, ये जो धन 3 है इसकी विपरीत संख्या क्या लोगे आप ऋण 3। ये 2-3 चूक होने की संभावना है। एक तो आप एक मानक रूप में लिखना गलती करोगे, और दूसरा घाते 1 के बाद घाते 0 वाला जो अनुपस्थित है यहाँ, तो उसका पद आपको 0 लिखना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो भाजक है उसका अचर पद की विपरीत संख्या पर विचार करना है। उसके बाद आपको ये ऋण 3 और एक गुणांक स्वरूप जो भाज्य का है 2, 3, ऋण 2, 4 और ये 0। ठीक है, दूर दूर हमेशा ध्यान से लिखना है। फिर उसके बाद स्टेप एज इट इज कि ये ऐसे ही उतर जाएगा, 3 का 2 में 3 दूनी 6, लेकिन ध्यान दो धन का गुणा ऋण में ऋण। अब ऋण की वजह से एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। फिर से 3 का गुणा 3 में 9, लेकिन ऋण का गुणा ऋण में धन, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 9 और 2 घट जाएगा 7, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। अब इस 7 का गुणा 3 में 7 त्रिक 21, लेकिन फिर से धन का गुणा ऋण में यहाँ ऋण, फिर से चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। ओके, फिर 17 का गुणा 3 में 17 त्रिक 51, और ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो धन, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 51। तो इस तरह से जो लास्ट पद प्राप्त हो रहा है यही क्या होगा शेषफल। ध्यान देना है, जो लास्ट पद प्राप्त होता है यही शेषफल है। और ये जो आपको प्राप्त हुए हैं ये क्या है भागफल का गुणांक रूप। भागफल का ये क्या है गुणांक रूप। तो हमने इनको कॉमा कॉमा डाल करके कोष्ठक से बंद कर दिए। अब इसका घातांक रूप हमें कैसे लिखना है,
याद रखो यहाँ चरांक क्या है, x है, तो हमें पद कितने हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब बड़ा घात कितना होगा, 3, x घाते 3। लेकिन इसको कहाँ रखोगे, ये गुणांक है, गुणांक कहाँ रखेंगे, इसके बगल में। फिर उसके बाद ये ऋण 3 x घाते 2, फिर धन 7 x, और ये क्या बन जाएगा, अचर पद। ओके बच्चों, तो इस सवाल में यही थोड़ा सा ध्यान देना था कि इसको अगर मानक रूप में लिखते हो और अचर पद नहीं है, उसको दिखा देते हो, तो आपको सवाल में गलती की संभावना खत्म हो जाती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होता है। आपको 2 सवाल और दिए गए हैं, उसको आप स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे इस साल जो आपका सिलेबस को कम किया गया है, उस हिसाब से वो 2 सवाल को नहीं रखा गया है, पर कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे ये सवाल है वैसे वो 2 सवाल भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या देखा कि एक पारंपरिक तरीके से बहुपद का भाग देने की बजाय संश्लेषात्मक विधि से भाग कैसे देते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भाजक है उसका चरांक का घात 1 होगा, तभी इस विधि से भाग दिया जाता है। अगर चरांक का घात 1 से ज़्यादा है तो आप संश्लेषात्मक विधि से भाग की प्रक्रिया नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।